नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। नेतागण प्रचार कर रहे हैं जोर शोर से देश भर में। इसी तर्ज पर मुंबई में भी गति पकड़ ली है और नेता लोग डोर टू डोर जा रहे हैं अपना प्रचार करने की। श्री एकता टाइम्स पिछले 28 सालों से लगातार हर चुनाव के अवसर पर लोगों से ये प्रश्न हमेशा पूछता रहा है कि जो नेता चुनाव के पहले वादे करते हैं क्या उन्होंने पूरे किए हैं कि नहीं किए, यदि नहीं किए तो आप उनके साथ क्या करने वाले हो। इसी प्रश्न को लेकर हर साल हम सर्वे करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं। इस भूमिका के तहरी भाजपा के कट्टर समर्थक मोदी जी को भगवान के रूप मानने वाले, लेकिन इस बार वे बिदकते हुए दिखे। जैसे कि आपको मालूम है कि देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। ईवीएम को लेकर, जीएसटी को लेकर बहुत सारी गतिविधियां हैं जो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश पनपा है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिली कि जो भाजपा समर्पित लोग हैं उनमें भी आक्रोश कहीं ना कहीं पनप रहा है और छुपे तौर पर वे अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी करने से पीछे नहीं रह रहे हैं। ये बात अनुभव में देखने को मिली है। एसके बंजारा फाउंडेशन के जो संस्थापक अध्यक्ष है श्री मनोज नायक, वे भाजपा के पक्के समर्थक हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी उन्होंने अपनी भूमिका को अंजाम दिया है। लेकिन इस बार वे मोदी जी के जो स्लोगन है, नारा है कि 400 पार, तो वो पलट कर जवाब देते हैं कि 400 पार किस लिए? क्या लोकतंत्र को खत्म करने के लिए? क्योंकि संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और दोनों का रहना इसलिए जरूरी है कि ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। यदि सरकार सही से काम नहीं करती तो विपक्ष आवाज उठा सके। लेकिन मोदी जी ने अपने स्लोगन के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, विपक्ष का कोई काम नहीं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है और इसी कारण हमने ये निर्णय किया है कि अगर इस प्रकार की नीति मोदी जी लेते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो नीतियां ली हैं वो उससे लोगों को फायदा नहीं हुआ, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो या जीएसटी की बात हो। मोदी जी के द्वारा चलाई गई कोई भी नीति सफल नहीं हुई है। मैं भाजपा का कट्टर समर्थक हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बार भाजपा के खिलाफ अपनी भूमिका को अंजाम देने जा रहा हूं। इसलिए मैंने राइट टू रिकॉल पार्टी की ओर से उत्तर पश्चिम क्षेत्र से उम्मीदवारी भरी है और यह उम्मीदवारी इसलिए है ताकि मैं बता सकूं कि मैं भली भाजपा समर्थक था, मोदी जी का समर्थक था, लेकिन मैं सत्य के पक्ष में हूं क्योंकि मोदी जी से पहले मुझे देश प्यारा है और देश के लिए जो एक नागरिक को करना चाहिए आगे बढ़कर वो मैं करने चाह रहा हूं। बता दें कि मनोज नायक अंधेरी में भाजपा का वो नाम है, हमेशा ही 24 घंटे भाजपा के पक्ष में कार्य करते रहे हैं और जिस कारण लोगों में वो चर्चा का केंद्र भी बने थे। लेकिन जो दूसरी विपक्ष की पार्टियां हैं तो नाराज है ही भाजपा की नीतियों से। लेकिन अगर भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता ही यदि असंतुष्ट होकर बिदक जाएं और बिदक कर वे दूसरी राह चुन लें तो बात तो समझने वाली है, सोची जा सकती, क्वेश्चन तो खड़ा होता है। और शायद यही जानने के लिए हम गए थे कि जो नीतियां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है आखिर जनता पर उसका क्या असर हुआ। तो स्पष्ट है जो केंद्र सरकार द्वारा नीति संचालित है उससे लोगों को फायदा कम, आक्रोश ज्यादा पनपता जा रहा है। तो मनोज नायक एक एसके बंजारा फाउंडेशन के माध्यम से स्कूल के बच्चों की फीस भरते रहे हैं, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाते रहे हैं। कई सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है जिस कारण वे चर्चा केंद्र बने हैं। वे नगर सेवा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार उत्तर पश्चिम क्षेत्र से रिकॉल पार्टी के उम्मीदवारी लेकर वे एमपी का चुनाव यानी कि सांसद का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। कई मुद्दों को लेकर वे उतरे हैं। उनका श्री एकता टाइम्स के संपादक रशीद रसिक ने साक्षात्कार लिया है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए किस प्रकार अपना आक्रोश व्यक्त किया है, किस प्रकार एक भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी की नीतियों से आक्रोशित होकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, यह उसका जीता जागता प्रमाण है। तो मनोज राय ने रशीद रसिक के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा, पेश है एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आया हूँ आज बंजारा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, जो पशु प्रेमी हैं और ख़ास करके गौ माता के लिए प्रदेशों में जाकर उनकी स्थिति का जायजा लेकर और उन संस्थाओं में जाकर उनके लिए क्या किया जा सकता है, इस प्रकार की भूमिका वे ले रहे हैं। मुंबई से दूसरे प्रदेशों में गए हैं और अपनी सक्रियता बरकरार बनाए हुए। उसके साथ ही समय समय पर राजनीति का उनको खासा शौक है। भाजपा के एक अंधेरी के चर्चित नेता के रूप में वे जाने जाते रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने कारपोरेशन का चुनाव लड़ा है, भाजपा से टिकट नहीं मिला निर्दलीय तौर पर, उन्होंने आमदार का भी चुनाव लड़ा है निर्दलीय तौर पर और अब सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
इसके पीछे उनका उद्देश्य और कहना यही है कि कोशिश होती रहनी चाहिए समाज के उत्थान के लिए। अगर आप रास्ते पर उतरोगे तो ही तो रास्ता आपको मिलेगा, और उसी उद्देश्य को लेकर, उसी लक्ष्य को लेकर ये संघर्षरत है अपनी सामाजिक संस्था के माध्यम से। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इनकी क्या योजना है इस एमपी चुनाव लेकर और क्या सोचते हैं। तो मनोज सर, सबसे पहली बात यह है कि हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति बताइए। रशीद भाई, पहले तो आपके ज़रिए से सभी मेरे आपके जितने देखने वाले हमारे हैं उनको सबको नमस्कार। और पाक महीना रमज़ान का चल रहा है, इसमें भी लोग दुआ कर रहे हैं देश की एकाग्रता के लिए। और मेरा चुनाव लड़ने का मकसद, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त देश बहुत जो समझ पा रहे हैं वो ये जान पा रहे हैं। मेरा चुनाव लड़ने का लोकसभा में उत्तर पश्चिम से मैं राइट टू रिकॉल का उम्मीदवार हूँ। और राइट टू रिकॉल और जैसा कि मेरी एसके बंजारा फाउंडेशन संस्था है, अच्छा, ये मैंने मेरे पिताजी के नाम पे 2015 में एस्टेब्लिश किया। और मेरा उद्देश्य कोई किसी से कुछ लेन देन नहीं है। आप बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं अलग अलग संस्थाओं में जाके। मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि जो एक्सीडेंटल जानवर है उनकी, हमारी एक अजमेर में टोलफा संस्था है, ये मेरी संस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। और उनको समझिए कि राजस्थान जैसे क्षेत्र के अंदर पानी की कमी है, उनको राशन का कुछ, उनको चावल गेहूँ कुछ ऐसे काफी सारे डॉग्स भी हैं, काऊ भी, तो मैं उनके साथ लगाऊं और मुझे उन्हीं का बल मिला हुआ है। और जहाँ लगता है गौ सेवा, वहाँ पर भी हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग एक बहुत बड़ा अभियान भी छेड़े हुए हैं कि जितना भी गाय गौशाला को कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, उसके लिए भी मैं पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूँ। रही बात लोकसभा चुनाव लड़ने का, मेरा विजन एकदम स्पष्ट है कि काफी हो गया, तेज लहर चल रही है मोदी जी की, लोग बाग भाजपा में चले जा रहे हैं। कांग्रेस संघर्षरत है, कांग्रेस अपने कर्मों की सजा पा रही है, भाजपा नाम पे पा रही है। तो इतना नाम हो गया कि उनके यहाँ पर कितना भी करप्शन करने वाले जाए तो वो क्लियर है। पहले तो देश को आपको ये बताना होगा कि आप 400 पार नारा का लगा रहे हो। हम कहते हैं कि आप बने, लेकिन ये क्या जीएसटी लगा करके आपने लोगों को नहीं मार दिया? अच्छा, जीएसटी इतना बड़ा डेंजर पॉइजन दिया गया है। व्यापारी 12 तारीख को रशीद भाई तैयारी करता है कि जीएसटी भरेगा, और उसके बाद अगर वो गलती से भी देरी पा गया तो 5% 8% उसको पेनल्टी ठोकेंगे, यदि महीना नहीं महीना। अभी मुझे 8 नोटिस कंटिन्यू भेजे गए। अच्छा, 2016 का मैटर बताया गया है। अच्छा, अब हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये सिलेक्टेड लोगों को नोटिस आते हैं, बाकी लोगों को नोटिस नहीं है। तो क्योंकि इनको मेरी चुनाव की तैयारी पता थी। आपको लगता है कि सिलेक्टेड लोगों को पर अटैक हो रहे? ज्यादातर 90% बोला जा सकता है कि जो इनके खिलाफ बोल दे, अच्छा, या इनकी नीतियों का विरोध करे। आप सोच समझ के बोले कि आप भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता नेता कहलाए जाते हैं संदेरी विधानसभा की। मैं भाजपा से, तो आपकी वही तो पहचान है। बिल्कुल, मैं नरेंद्र मोदी जी से इतना प्रभावित हुआ हूँ, और मैं नरेंद्र मोदी का भक्त था, नरेंद्र मोदी का भक्त हूँ, पर अब राष्ट्र भक्त बनूंगा। लेकिन दो पैर पर आप कदम कैसे रख रहे थे? नहीं, राष्ट्र भक्त जब मैं बनूंगा, हाँ, राष्ट्र भक्त हो क्या, हम बधाई देते हैं, लेकिन ये जो जीएसटी की जो प्रमुख भूमिका है, तो मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है सर। देखिए, जीएसटी लाने को तो कांग्रेस ने भी इसको बना लिया था, पैनल एकदम रेडी कर दिया था, लेकिन लाने में उनको डर लगा। डर इसके लिए लगा कि उनको पता था कि आने वाला टाइम जीएसटी की वजह से कहीं नुकसान ना हो। गलत तो हो रहा है, विरोध तो उन्होंने भी किया था। हाँ। विरोध तो भाजपा ने भी किया था। हाँ। भाजपा वाले भी कहते थे जीएसटी नहीं, और आज जीएसटी कैसे फ्री है? 8% से 18% पे कैसे? मैं कहता हूँ रशीद भाई, और जो डायमंड खरीद रहा है, सोना खरीद रहा है, उसको 2.5-3% के अंदर जीएसटी भरना पड़ रहा है। वो मेरा गरीब आदमी, मेरा पर डे का कमाने वाला, राशन लाए, पानी लाए, स्कूल की बुक लाए, स्कूल की 18%। आपने ये क्या अमेंडमेंट करके रखा है? मैं कहता हूँ आप जीएसटी क्यों नहीं हटा सकते? आप जीएसटी हटाओ, रिक्त भूमि कर लाओ। हमारी पार्टी का अभियान है, रिक्त भूमि कर लागू करो। देश के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज ओपन पड़ी हुई है, आप उसको लीज आउट करो। बड़े बड़े मेट्रो सिटी के अंदर जितनी जमीन पड़ी है, आप एक टेंडर निकाल करके उसको 25 साल की लीज करें, क्योंकि बड़ी से बड़ी बुनियाद भी 25 साल 20 साल चलती है बिल्डिंग की। अभी आज हमारे यहाँ पर भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बिल्डर ने, ये तो कल खत्म होने वाला है। तो फिर उसके लिए कहाँ? तो आप एक रिक्त भूमि कर लागू करें। जितनी भी गोदरेज के पास बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं गिना पाऊंगा, 7-8 लोगों, पूरे देश की प्रॉपर्टी 7-8 लोगों के पास, और वो भी खाली पड़ी है। मतलब क्या है कि अगर आज मैं 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो ये जानकारी लीजिए, 5 करोड़ का मैं सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी भर रहा हूँ। 15 साल, 20 साल, 25 साल में 500 करोड़ बना ले रहा हूँ, फिर भी स्टैम्प ड्यूटी भरूंगा। तो
तो मेरा क्या गुनाह है, मेरे मुंबई करों को क्या गुनाह है? जो देश की आर्थिक राजधानी में रहते हैं उनका क्या ये गुनाह है कि एक फ्लोर पे 20 फ्लोर तक रहेंगे और उनको 5,000 से लेकर 10,000 50,000 तक प्रॉपर्टी टैक्स देना तो पड़ेगा? आप पूरा उस पर ब्लेम कर रहे हैं कि ये नीति सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ये रद्द हो। राहत क्या है? जीएसटी हटाओ, रिक्त भूमि कर लाओ। आपको कहाँ कहाँ लेना है, टैक्स कहाँ लेना है? आप कहते हैं टैक्सेशन पे सरकार चाहती है, ठीक है। आपने कहा हमने उज्ज्वला योजना का सिलेंडर लाया, सर जी 1000 1100 ये बढ़ता रहेगा, ये कोई उनके हाथ में भी नहीं है, ओपन मार्केट बोल दिया। लेकिन फिर कहीं पर सब्सिडी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सब्सिडी दे दी जा रही है। ये खेल क्यों चल रहा है? हमारा एक ही नियम है, हम चाहते हैं। आप दिल से एक बात बोलना, सच बोलना जी, जब से 14 के बाद से जो हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल बना है, जो स्थिति बनी है, आम आदमी की कमर टूटी है कि नहीं टूटी? नहीं, मैं ये बात नहीं बोलूँगा। 2014 में मोदी जी जब आए और एक दुनिया को स्टंट दिया गया कि अब नए भारत का निर्माण होगा। अब तो ये भी कहा जाने लगा कि मोदी आए तो देश आज़ाद हुआ है, इसी 2014 से देश को आज़ादी मिली। हाँ। कौन सी आज़ादी? हाँ। बोलने वालों को तो चुप कर दिया गया। हाँ, मोदी जी आए, लोगों की आशाएं लेके आए थे और आशाएं उन्होंने कहाँ करी? बड़े बड़े घर। मेरा मकसद वही था कि आज आप चिंतित हैं जीएसटी को लेकर, कहीं ना कहीं तो कमर टूटी है ना, आपसे भी तो जुड़े हुए लोग हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ मोदी जी से बड़ी आशा थी, लेकिन जो कंटिन्यू आप एक ताकत लेकर के और कंटिन्यू डिसीजन, जैसे नोटबंदी, आघात कर रहे हैं। नोटबंदी आपने इमीडिएट ला दी, लोग बाग संभल पाते जब तक जीएसटी आ गई, जीएसटी आ गई, नोटबंदी आ गई, इत्तेफाकन मालिक ने नहीं लॉकडाउन भी हो गया, खुदा ना खास्ता कोरोना आ गया। अब वो बनावटी है कि क्लियर है, लेकिन लोग बाग तो टूट गए। प्रश्न तो है, लोग बाग तो टूट गए। अच्छा, मैं ये जान रहा हूँ कि जब कोरोना में इतने लोग डेथ कर गए हैं तो उनके परिवार वाले तो ये भी क्लियर होगा, जो दवाइयाँ बेची गई कंपल्सरी के 700 रुपए की दवाई जो 150 रुपए में बनी है, वो जो अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो कहानी आई इतिहास, वो उनको करोड़ों रुपए डोनेट के रूप में दिए गए। डोनेट क्या, ये बहुत बड़ा ये खेल है। अगर ये बिल्कुल बिजनेस है। हम कह रहे हैं कि आज मुझे कई मेरे दोस्त लोग, पहचान वाले लोग हैं, कह रहे यार आपने ये डिसीजन क्यों लिया? मैंने बोला क्यों? बोले यार इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी है आपके सामने, आप पागल हो क्या? जिगर रखते हैं, बोलो। मैंने उनसे इतना बोला कि बड़ी पार्टियां खड़ी है, मुझे आप कोई ज्ञान ना दे, आप मुझे सहयोगी बने। मैंने उन्हें एक छोटा सा उदाहरण दिया। समुद्र किनारे एक पक्षी बैठा था अपने बच्चे के साथ, धूप सेक रहा था, चुग रहा था, समुद्र की लहरें बच्चे को लेकर चली गई। तो पक्षी ने जिद कर ली, बोले इस समुद्र को सुखाऊंगा, क्योंकि उसकी आत्मा गई ना। मेरे जैसे कई लोगों के प्राण अभी देश के अंदर जा रहे हैं, बोल दे रहे उठा ये वो, उनका बिजनेस खत्म सर, बिजनेस चौपट जीएसटी की वजह से। रिक्त भूमि कर लाओ। वो बच्चे को पाने के लिए वो पक्षी समुद्र का पानी खत्म करूंगा करके अपनी चोंच से पानी फेंकना चालू करता है। रिक्त भूमिकर है क्या? रिक्त भूमिकर है। मैं पर एक बार कंप्लीट कर दूं, तब उसको पानी को फेंकने लगा तो दूसरा पक्षी आया, उसको समझाया भाई पागल वागल तो नहीं हो गया, क्या कर रहा है? बोले अरे मेरे बच्चे को निकल गया। तो वो बोला तुमको साथ देना तो साथ दो, राय मत दो, कितना बड़ा रहने दो, मेरे साथी बनो। ऐसे करते करते पूरे पक्षी उसका साथ देने लगे। लास्ट में गरुड़ भगवान भी बोले विष्णु जी मैं तो चला नीचे, मेरे को मदद करनी है। बोले अरे समुद्र सूखेगा, राय मत दो, साथ दो। तो लास्ट में समुद्र को हाथ जोड़ के जब भगवान आ गए तो उनको हाथ जोड़ना पड़ा और उनको उसका पक्षी लौटाना पड़ा। मेरा कहने का मतलब, मेरे को जितने भी बीजेपी वाले, जितने भी मेरे प्रेमी दुश्मन इधर से उधर से यही बोल रहे मत लड़ो। मैंने बोला भाई क्यों? बोले इतना बड़ा थार लोगों के सामने। मैं दिखाऊंगा इनको। 2024 का लोकसभा चुनाव इतिहास घड़ेगा और ये जितनों को भी पेश कर रहे हैं आने दीजिए कौन कौन है। सबको, पब्लिक को भी फिक्स है, सब पब्लिक को पता है कि क्या खेल चल रहा है। हम रिक्त भूमिकर लागू करवाना चाहते हैं। मोदी जी अगर आते हैं रिक्त भूमिकर लागू कर दे, नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के लोगों के पास है जिसको कि उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। मैंने आपको बताया डायमंड सोना खरीदने के लिए 2.5-3% जीएसटी। आपको लग रहा है कि बहुत सारे भाजपाओं के नेताओं के मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं? मैं जहाँ तक ये जानता हूँ कि मोदी जी के मुंह से कोई खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन दिल में आग है। श्योर ना? बिल्कुल नहीं भाजपा। ये क्वेश्चन मेरा इससे है क्योंकि अगर दलित समाज के लोग बोलते हैं तो वो तो छोड़ दो, मुस्लिम बोलते हैं तो बात कहते हैं वो तो बोलेंगे ही, और कुछ अगर सच्चे हो तो उनको वो भक्त क्या बोलते हैं, अन्य भक्त उनको बोलते हैं, ये भक्त बोलते हैं, तो ये भक्त लोग बोलेंगे। तो लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता हो तो वो तो एक तरफा रहेंगे ना। यदि एक तरफा आदमी पीड़ित, भाजपा से लोग बाग परेशान। मैंने क्या देख रहा हूँ, सबसे बड़ा मोदी जी के पास जो अभी राम मंदिर का इन्होंने किया, तो मैं जय श्री राम बोलूंगा, मेरा धर्म है, मैं जय श्री राम बोलूंगा। हाँ। लेकिन मेरा एटीएम पेटीएम तो खाली हो गया महाराज। आपने जब आप बोले गए कि नहीं सनातन आ गया, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा,
आप वो सब बाद में कर लीजिए। पहले उनका कि जब अरविंद केजरीवाल फ्री गैस दे सकता है, फ्री लाइट पानी कर सकता है, आप कुछ मत करिए। 24 करोड़ लोगों को राशन बांट करके क्या उनको पंगु बना रहे? आपने क्या जरूरत है? आपके ही पहले वर्ड थे, मैं आपसे प्रभावित था, मैं कुछ भी फ्री नहीं दूंगा देशवासियों को, उनको उस लायक बनाऊंगा। 80 करोड़ 84 करोड़ लोगों को आप राशन बांट के, और वो तो कोरोना जा चुका, उनको उतना स्टैंड कर देते सर। आप रोजगार के नाम पे लड़ रहे, सेना के नाम पे लड़ाई हो रही है, हर जगह आपका विश्वास कम होता जा रहा है, सिर्फ मीडिया उनको चला रही है। ये तो आपने वो बात कह दी कि जिसके लिए हम लोग का संघर्ष कभी कभी रशीद भाई, आप भी मीडिया के ही साथी हैं, मैं देखता हूँ जब चैनल ऑन करो, अभी हमारी छोटी पार्टी है, हमको चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज, अरे यार क्या देखते हैं, बस ये बोल के छोड़ते हैं। किसी कोई अच्छे महानुभाव कुछ दे भी दिए, इनको बोलना नहीं पड़ता है, इनको बिना बोले आ जाता है, इतनी बड़ी शक्ति बन गई। तो हम लड़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही काम करेंगे, चुनाव के बाद या चुनाव से पहले उठाओ, टाका हिला आत्मा दे, बहुत बोलते हो, क्या है इसका कुछ इधर उधर का केस निकाल लो, झूठे केसों की तो चली रही है, भरमार है। तो चाहे भाजपा का हो, चाहे कोई एक आम आदमी, आप व्यापारियों से इंटरव्यू लीजिए, मेरे कहने पे स्पेशल इंटरव्यू लीजिए, मैं इसको चलाऊंगा। जीएसटी ने इनकी कमर तोड़ दी है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि जीएसटी 3 महीना जब आप बढ़ा रहे हो, या किसी की लेट है, आज वो जीएसटी भर रहा है, अपना माल बेचा नहीं, वो लाएगा कहाँ से पैसा? तो किसी न किसी से कर्जा लाके आपका जीएसटी भरना, क्योंकि उसका 5% 10% पेनल्टी बहुत गलत जा रहा है। जब इनकम टैक्स वाला इनकम टैक्स पेयर कर रहा था, बिजनेस वाला अपना सेल टैक्स पेयर कर रहा था, फिर आपको जीएसटी लाना पड़ा वेट को हटा के। तो यहाँ तो वेट ही हो गया ना, अब इंतजार ही हो गया, अब टैक्स वसूली सरकार रह गई है। तो तैयारी हो गई आपकी? बिल्कुल। बन जा रहे? उत्तर पश्चिम में अभी पार्टी ने नॉमिनेशन के लिए बोला है, और मैंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, और कई पार्टियों के ऑफर आए, लेकिन मैंने बोला सब लोग अंदर खाते मिले हुए हैं, कोई मोदी से बीजेपी से मिले हुए हैं, तो कोई कांग्रेस से मिले हुए हैं। मुझे मेरी कुछ राह अलग है रशीद भाई। नहीं, जरूरी है, मजबूत प्रभाव के लिए जरूरी है जी। और हमारा एक आपको मैं बता देता हूँ, रिक्त भूमि कर है, जीएसटी हटाओ, रिक्त भूमि कर लगाओ, मेरे पास कई उदाहरण है, आप देख लेंगे। दूसरा हमारा है वोट वापसी लाओ। ये चुनाव कैंडिडेट एक बार जीतने के बाद अब 5 साल इसको जेल में है जी, 5 साल आप उसको क्या बोलेंगे? माहौल बन गया सर, 5 साल नहीं, उसके एरिया की कंप्लेंट को पोस्ट ऑफिस में और जिला कलेक्टर के पास डालने के बाद वोट वापसी में ये अधिकार है प्रधानमंत्री तक, जिला पंचायत का सदस्य लेके पुलिस का ऑफिसर से लेकर के प्रधानमंत्री तक वोट वापसी कानून में आना चाहिए। देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए, जो जो विकसित डेवलप कंट्री है वहाँ पे ये कानून है, राइट टू रिकॉल है, मौल अधिकार है। अच्छा, मैं आप इतना जानकार, मेरे अच्छा लगा। ईवीएम पूरे देश में, सब पूरे वर्ल्ड में जहाँ जिनका शुरुआत हुई सब बैन है, लेकिन भारत में इतना आंदोलन हो रहा है, इतना आक्रोश, वकील जैसे क्षेत्र के लोग रोड पर है, रस्ते पर सो रहे, किसान सब, और यहाँ बैंड नहीं हो रहा। क्या हमारे राहुल चिमनमय मेहता दिल्ली आईआईटी से प्रोफेसर पास हुए हैं, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुझे रशीद में बड़ी खुशी हुई, काफी दिन के बाद मैंने कल परसों उनसे बात करी, मैं उनसे 1 घंटा लगभग बात किया होगा, और फिर उन्होंने मेरे को सॉरी बोल के फोन कट किया। बोले, मैं उनसे जानकारी ले रहा था कि हमको क्या, बोले मनोज भाई 10:30 बजे की बस आएगी और मैं जॉब पे निकल रहा हूँ, तो प्लीज हम लोग रात को बात करेंगे। मेरे को यहाँ दिल में एक जगह कर गई, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बस पकड़ के ड्यूटी कर रहा है, आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इन्होंने ईवीएम में क्या गड़बड़ी होती है वो उन्होंने साबित करके दिया। उन्होंने 40,000 का डीडीबी दिया। एक अब जहां लहर है, मोदी लहर है, कांग्रेस लहर है, वहां पे ईवीएम आपको गच्चा कर जाएगी। वहां क्या कर लेगी? 5% का खेल बताते हैं। 5% के खेल में ये उधर ही काम करेगा जहां आपका कैंडिडेट 200, 250, 500 मत का खेला होगा, वहां पे इसका रोल हुआ होगा। हमने भी डेमो देखा, लाइव डेमो देखा, हमने 4 बटन बनाना को दबा दिया, 2 बटन एप्पल को दबा दिया, 4 है कि नहीं है, गड़बड़ होती कि नहीं? शंका पूरी है। हाँ। और उसका वजह भी है कि 2017 जून के अंदर, जून में 2017 में काला हटाओ गोरा हटाओ काला लाओ, काला कांच को लगाया गया। तो भाई गोरे में तो दिख रहा था, कांच में तो दिख रहा था, ट्रांसपेरेंसी कांच क्यों होता है? आपका आर पार बताने के लिए आपने तो काला लगा दिया, पीछे क्या खेला है वो नहीं मालूम पड़ रहा है। तब मान गया। बिल्कुल बिल्कुल, काला कांच हटना चाहिए, हमारी मांग है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर विल बी ऑप्शन। आपको मालूम है कानून क्या है? जब बैलेट पेपर की मांग की जाती, जब बैलेट पेपर पे था अधिकार, वो अधिकार वैसे के वैसे ही है, ऑप्शन के तौर पे ईवीएम लगाया गया। और जब ऑप्शन वैसे ही है तो ऑप्शन को बाजू में रख के बैलेट पेपर से शुरू कर सकते हैं, उसको संसद भवन में फिर से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है।
मान्यता की आवश्यकता भी नहीं है और लेकिन EVM फिर भी नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ईवीएम हमारा जरूरत है, जरूरी नहीं है। जरूरी तो वही आपके बैलेट पेपर, आप दोनों ऑप्शन रखिए, वोटर की इच्छा है। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, हो सकता है चुनाव आयोग इसके ऊपर संज्ञान लेता है कि नहीं लेता है। मैंने लास्ट टाइम 2022 में चुनाव आयोग को बोला, सर आप जब वोटर करता है तो एक आपके सेटिस्फेक्शन के लिए और हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए सीसीटीवी करिए ना। आप वहां तक तो कर रहे हैं, जो पर्चा भर रहा है, कौन आ रहा है, वहां तक तो सीसीटीवी मैनेज कर रहे हैं कैमरामैन के, आप वहां भी कर दीजिए ना। जहाँ पे बटन दबा रहा है वहां कुछ ऐसा सिस्टम कीजिए कि मैंने पंजा दबाया, कि कमल दबाया, कि हमारा प्रेशर कुकर दबाया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। बहुत सारे मुद्दों को ऊपर सुशिक्षित समाज के अंदर, पढ़े लिखे जिनको अवार्ड मिला वो भी, जो सामाजिक शिक्षित लोग जिसको हम बोलते हैं, हमारे समाज का ताना बाना ऐसा है कि कुछ प्रतिशत ऐसा, कुछ शिक्षित लोग भी नाराज हैं पॉलिसियों को लेकर। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप भी सुशिक्षित हैं, जानकार हैं, अनुभवी हैं, क्या लगता है सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर रहकर प्रश्न करें, आपने बहुत अनुभव लिया, क्या लगता है केंद्र सरकार? लोगों के पास बहुत गलत मैसेज जा रहा है, जो बोलने के लायक नहीं है वो भी बोल बार जा रहा है। अंदर सब दबे हुए हैं रशीद भाई। ये 400 पार आए, लेकिन क्या देश को ये चीज दे पाएंगे? वोट वापसी, धन वापसी, खनिज मुनाफा बंटवारा, और सबसे बड़ा हमारा है कि आप जीएसटी हटाओ, देश बचाओ, रिक्त भूमि कर लाओ, नया भारत बनाओ। मैं नई शक्ति, नई जोश के साथ इस बार मैदान में हूँ। आने दीजिए, जितने बड़े बड़े आएंगे सबको देखा जाएगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा। तो ये मनोज नायक एक भाजपा के मजबूत व्यक्तित्ववान है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो जो आक्रोश की जो ठेस होती है मुद्दों को लेकर, वो कहीं छुपे तौर पर उभर कर आ रही है सामने। विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सच्चाई उनके अस्तित्व में है, और शायद वो इनके दिल में भी घर कर गई है, और इसीलिए उनको दुख तो है, बहुत है, झलक भी रहा है। इसी तरह से सरकारी जो नीतियाँ होती हैं केंद्र सरकार की, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए दुख ही पैदा की है, और इसीलिए शायद इतने प्रभावित होकर ये बहुत सारी जीएसटी सारे मुद्दों को ला रहे हैं। अगर नीतियाँ इतनी सही थी तो फिर कम से कम जिस पार्टी से ये रिलेटेड है, जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के सक्षम लोग इस प्रकार से नाराज या आक्रोशित नहीं होते, और इसलिए ये चुनाव लड़ने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। तो ये सोचने समझने वाली बात है कि हवा किस ओर जा रही है, ये तो डिसाइड आप करेंगे। लेकिन मनोज नायक जो बंजारा फाउंडेशन के चेयरमैन, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े के बाद प्रसिद्ध समाज सेवक का तमगा लगाकर चुनाव में उतर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनको। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।